नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर। समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सदस्यों को अनुशासनात्मक कार्यवाही में मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया। सरकार ने विदेशी संपत्ति मामलों की त्वरित और समन्वित जांच के लिए मल्टी एजेंसी समूह गठित किया। सरकार ने स्पष्ट किया, ताजा दूध और पौष्टिकीकृत दूध को वस्तु और सेवा कर में पूरी छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के जाखो जिले के हमले की कड़ी निंदा की। और पहली खेलो इंडिया महिलाओं की तलवारबाजी लीग आज से नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर होना। श्री मोदी ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं, दलित, दिव्यांग, पिछड़े और जनजातीय लोग आगे बढ़ेंगे, और ये सब शिक्षा से ही होगा। प्रधानमंत्री समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बड़ा लोकतांत्रिक दिन है। आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अवसर भी है। आज हमारी नई राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण हुआ है। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करने जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत का, हमारे सर्व समावेशी विचार का जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में वैचारिक या राजनीतिक लाभ को समाज और देश के लाभ से ऊपर रखने की एक प्रवृत्ति शुरू हुई है। हमारे यहाँ देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। हालांकि हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। अब अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि किसी भी पार्टी या व्यक्ति का विरोध राष्ट्र के विरोध में न बदलने पाए। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरमोहन सिंह यादव ने देश में लोकतंत्र मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी। वो यादव समुदाय के प्रिय नेता थे। उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों के दौरान हरमोहन सिंह यादव ने कई सिखों के जीवन की रक्षा की थी। हरमोहन सिंह यादव जी ने न केवल सिख संहार के खिलाफ राजनीतिक स्टैंड लिया, बल्कि सिख भाई बहनों की रक्षा के लिए वो सामने आकर के लड़े। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने कितने ही सिख परिवारों की मासूमों की जान बचाई। देश ने भी उनके इस नेतृत्व को पहचाना, उन्हें शौर्य चक्र दिया गया। सामाजिक जीवन में हरमोहन सिंह यादव जी ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया वो अतुलनीय है। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान और महिलाओं तथा युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया।
श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूरदराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने नए भारत की भावना और इसके वैश्विक नेता के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्षों में भारत ने भागीदारी और आम सहमति से प्रगति के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा कि विविधता से भरपूर देश अनेक भाषाओं, धर्मों, संप्रदायों, खान-पान, रहन-सहन और रीति रिवाजों को अपनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगा है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अमृतकाल, जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ शुरू होता है, भारत के लिए नए संकल्पों का समय है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग है सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि ये दिन सशस्त्र बलों के शौर्य का प्रतीक है। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 200 करोड़ कोविड टीके लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए। कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में कल उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उसके प्रत्येक नागरिक में सुरक्षित है, जो अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयासों में लगा है। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सदस्यों को उचित व्यवहार नहीं किए जाने के कारण मानसून सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने आज टीएन प्रतापन, मणिकम टैगोर, ज्योति मणि और राम्या हरिदास को शेष सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तख्तियां दिखाईं। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदस्यों से सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। विपक्ष के हंगामे के बीच अध्यक्ष ने 4 सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा और लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों की महंगाई और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि के मुद्दों पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। शाम 4 बजे सभापति ने व्यापक विनाश के हथियारों और आपूर्ति संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श शुरू करने को कहा। विपक्ष के सदस्यों ने इसके बावजूद मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर हंगामा जारी रखा और अध्यक्ष के आसन के सामने आकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण फिर से सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
इसके बाद जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देने की अध्यक्ष की घोषणा के बाद सदस्यों ने विशेष उल्लेख के अंतर्गत जनहित के मुद्दे उठाने का आग्रह किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही महंगाई सहित अन्य सभी प्रमुख विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। पुनः एक बार हाउस को डिस्टर्ब करके, हाउस में सार्थक चर्चा करके आगे देश को एक अच्छा मैसेज देने के बदले फिर एक बार कामकाज, महत्वपूर्ण कामकाज को रोक। सरकार महंगाई के ऊपर चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दोहराया कि सरकार संसद में मूल्य वृद्धि और जीएसटी वृद्धि के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री जोशी ने कहा कि गतिरोध को दूर करने तथा सदन के सुचारू संचालन के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों पर पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम नहीं करने का आरोप लगाया। श्री जोशी ने कहा कि विपक्ष चर्चा से इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे अपना असली चेहरा उजागर होने का डर है। सरकार ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और संगठनों के प्रतिनिधियों वाला एक मल्टी एजेंसी समूह गठित किया है। ये समूह पनामा पेपर लीक, पैराडाइज पेपर लीक और पेंडोरा पेपर लीक जैसे विभिन्न श्रेणियों की विदेशी संपत्ति मामलों की त्वरित और समन्वित जांच करेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा जमा की गई राशि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। एक लिखित बयान में वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 2020 की तुलना में 2021 में स्विस बैंकों में भारतीयों का धन बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर कर लगाने के लिए सरकार द्वारा कई ठोस प्रयास किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजा दूध और पौष्टिकीकृत दूध पर कोई वस्तु और सेवा कर जीएसटी नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों पर भी जीएसटी नहीं लगा है। पैक्ड और लेबल लगे दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर केवल 5% और कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी और चीज पर 12% जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी दरें और छूट समान रूप से सभी राज्यों में लागू की गई हैं। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इन वस्तुओं पर जीएसटी दरों का फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों की सहमति से किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर। समाजसेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान और महिलाओं तथा युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सदस्यों को अनुशासनात्मक कार्यवाही में मानसून सत्र के लिए निलंबित किया। सरकार ने विदेशी संपत्ति मामलों की त्वरित और समन्वित जांच के लिए मल्टी एजेंसी समूह गठित किया। सरकार ने स्पष्ट किया, ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध को वस्तु और सेवा कर में पूरी छूट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के जाको जिले के हमले की कड़ी निंदा की और पहली खेलो इंडिया महिलाओं की तलवारबाजी लीग आज से नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। ये प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक है। इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रमुखता और संरचना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राज्यसभा और अन्य सरकारी संगठनों में स्थान दिलाने का वादा करने वाले एक गिरोह में शामिल 4 आरोपी लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग काम के बदले 100 करोड़ रुपए लेते थे। सीबीआई ने दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 7 स्थानों पर भी छापेमारी की। गिरफ्तारी के तुरंत बाद चारों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की और उन्हें जमानत दे दी गई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट द्वारा असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही के विरुद्ध आज उच्चतम न्यायालय में अपील की। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर कमान के आवंटन की भी अपील की है। शिंदे गुट ने चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के बेगूसराय जेल में कैदियों को खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसा जा रहा है। इस संबंध में आयोग ने बिहार के कारागार महानिदेशक को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामला तब संज्ञान में आया जब बेगूसराय जेल में बंद एक कैदी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से संपर्क किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि दिल्ली में एक मरीज को मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। उधर तेलंगाना में कल शाम एक और संदिग्ध मरीज का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया है। विदेशों से रक्षा खरीद पर होने वाला खर्च पिछले 4 वित्त वर्ष में 46% से घटकर 36% रह गया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने और विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के अंतर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों से स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए MSME सहित सृजन नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार ने 2015 से विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों के लिए 18 नई चिन्हित कोयला खदानों का आवंटन किया है। इन खदानों से कोयला उत्पादन अभी शुरू होना बाकी है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राज्यसभा में एक उत्तर में कहा कि इन खदानों में से 11 के लिए स्वीकृत खनन योजना उपलब्ध नहीं है, जबकि शेष 7 खदानों के लिए संचयी क्षमता का अनुमान लगभग 42 मिलियन टन प्रतिवर्ष बताया गया है। देश में लगभग 50,000 शिक्षण संस्थानों में से 20% ने भी औपचारिक मान्यता नहीं ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में कहा कि वर्तमान में केवल 408 विश्वविद्यालयों और 8,713 कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद NAAC के अंतर्गत मान्यता मिली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों को NAAC मान्यता के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग।
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1894 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जवाही गांव में हुआ था। उन्हें संत परंपरा का सर्वाधिक आधिकारिक और स्वीकृत विद्वान माना जाता है। उन्होंने उस समय में भारतीय सभ्यतागत लोकाचार को पुनर्जीवित करने में मदद की, जब देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन से लड़ रहा था। इलाहाबाद और वाराणसी विश्वविद्यालय से शिक्षित परशुराम पेशे से वकील थे, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य में उनकी रुचि गहरी थी। वे संस्कृत और हिंदी की अनेक बोलियों के विद्वान थे। वे स्वतंत्र चिंतन और साहित्य में विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। उनका जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। परशुराम ने अपनी पुस्तकों भारतीय साहित्य की संस्कृति रेखाएं और संत साहित्य की परख में सनातन संप्रदाय के संतों के साथ साथ सूफियों, सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के उपासकों, नाथ पंथियों और जंगम जोगदास के संप्रदाय से संबंधित संतों को स्थान दिया। आचार्य चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत की संत परंपरा में महात्मा गांधी को अंतिम संत माना है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का निधन 3 जनवरी 1979 को हुआ। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। हम शहीद श्रीदेव सुमन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1915 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। श्रीदेव सुमन ने 1942 में गढ़वाल मंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उन्हें 13 दिसंबर 1943 को फिर गिरफ्तार किया गया और टिहरी राज्य जेल में कैद कर दिया गया, जहां 25 जुलाई 1944 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। आज हम राष्ट्रवादी एम अलागप्पा माणिकावेलु नायकर का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 25 जुलाई 1996 को हुआ था। एम.ए. माणिकावेलु का जन्म 14 दिसंबर 1896 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज पार्टी गुट के सदस्य नायकर को मद्रास विधान परिषद के लिए चुना गया था और वे 1926 से 1937 तक मद्रास विधान परिषद के सदस्य भी रहे। जनकोडिगल्क जीवामृतम जय भारतांबेडकर वंदनम। स्वतंत्रता के बाद माणिकावेलु ने कॉमनवेल्थ पार्टी की स्थापना की और मद्रास राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1962 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 1964 से 1970 के दौरान वे तमिलनाडु विधान परिषद के अध्यक्ष रहे। 1996 से मृत्यु तक एम.ए. माणिकावेलु राष्ट्र सेवा करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। हम शहीद हृदय शाह, झुलकन लोधी और लाल दुलारे लाल का भी स्मरण कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और उन पर सेना के परित्याग और विद्रोह का आरोप लगाया गया। हृदय शाह, झूलन लोधी और लाल दुलारे लाल को मौत की सजा सुनाई गई और 25 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। इन बहादुर शहीदों को हमारा शत शत नमन।
आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में हाल के हमले में हुई मौत की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि ये किसी देश की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की घोर अवहेलना है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मरने वालों में ज्यादातर इराकी पर्यटक और बच्चे शामिल थे। घटना में लगभग 23 लोग घायल हुए हैं। भारत और बांग्लादेश 2018 के संशोधित यात्रा प्रबंधों के तहत पर्यटक, विद्यार्थी और व्यापार वीजा के बारे में विस्तृत प्रावधान अपनाने पर सहमत हो गए हैं। ढाका में सोमवार को भारत बांग्लादेश वाणिज्य दूतों की तीसरी वार्ता में दोनों पक्षों ने वीजा प्रक्रिया और सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 306 अंक घटकर 55,786 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक गिरकर 16,631 पर आ गया। पहली खेलो इंडिया महिलाओं की तलवारबाजी लीग आज से नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शुरू हो गई है। भारतीय तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष राजीव मेहता ने कहा कि इस प्रतियोगिता को रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 20 राज्यों की 300 से अधिक महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। ओलंपियन भवानी देवी सीनियर वर्ग में चुनौती रखेंगी। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान के लिए जल्द ही एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में कहा कि भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के नोएडा गौतम बुद्ध नगर में की जाएगी। भारतीय विरासत संस्थान पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र में मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। नई शिक्षा नीति में शैक्षिक पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में संस्कृति को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर। समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सदस्यों को अनुशासनात्मक कार्यवाही में मानसून सत्र के लिए निलंबित किया। सरकार ने विदेशी संपत्ति मामलों की त्वरित और समन्वित जांच के लिए मल्टी एजेंसी समूह गठित किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि ताजा दूध और पॉस्चराइज्ड दूध को वस्तु और सेवा कर में पूरी छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। और पहले खेलो इंडिया महिलाओं की तलवारबाजी लीग आज से शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।